नमस्कार दोस्तों। क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? डिक्टेटरशिप कंफर्म्ड है। ये इलेक्शंस में बीजेपी और एक बार जीत गया तो इलेक्शंस ही खत्म कर देंगे। ये सब आप भी सुना होगा, मैं भी सुना था। मैं इनिशियली इग्नोर किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये एजेंडा इतना जोर से आगे ले जा रहा कि ये मोहल्लों में, गलियों में स्क्रीन्स लगा के ये वीडियोस को डिस्प्ले कर रहा। सच में डेमोक्रेसी इतना खतरे में है, सच में देश बर्बादी की ओर गिरते जा रहा है। मैंने थोड़ा खोज की, जानने की ट्राई किया कि ये बंदा ध्रुव राठी, जो एक जर्मन यूट्यूबर हैं, क्यों इतना डर फैला रहा है ये पूरे देश में कि हम बर्बाद होने वाला है। मैंने उसका वीडियोस थोड़ा स्टडी करने के बाद मेरे समझ में आया कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, इसका असली रीजन क्या है वीडियोस बनाने में। ये कैसे ये डर फैला के पैसा कमा रहा है। लेकिन तभी भी मैं उसको इग्नोर किया था। ये इलेक्शन टाइम में कोई यूट्यूबर्स कांग्रेस की तरफ बात करेगा, कोई यूट्यूबर्स बीजेपी की तरफ बात करेगा। ये इलेक्शन टाइम में इलेक्शन हीट है। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है, मैं एक वीडियो देखा था एक 19 ईयर ओल्ड बच्चे का कि आई सपोर्ट ध्रुव राठी। ये सचमुच इतना ब्रेन वॉश हो गया कि इन्होंने समझने लगा कि एक है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट ओपन किया था और फंडिंग कर रहा है। तो मेरे को समझ में आया ये कितना ब्रेन वॉश कर दिया। ये इतना डर फैलाना शुरू किया कि कुछ लोग सचमुच में सोचने लगा कि ये देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। तो आज इसका पोल खोल लेते हैं। मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ आपको दिखाऊंगा। एक ऐसा एक सच को, एक न्यूज को आधा सच आपको बता के, सच को गुमराह करके, ये ऐसा इसका एजेंडा आगे लेके जा रहा है। मैंने ये वीडियो 2 पार्ट्स में बांटूंगा। फर्स्ट पार्ट अभी जो ये वीडियो है, इसमें आपको क्लियरली डेटा के साथ, न्यूज रिपोर्ट्स के साथ आपको दिखाऊंगा कैसे ये ध्रुव राठी आपको गुमराह कर रहा है, कैसे कैसे ये सच को दबा के आपकी मन में नफरत पैदा कर रहा है। जो भी इसको सपोर्ट करता है मुझे अनवक्त बोल सकता है। हाँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी अच्छा लगता है, उसका डिसिसिव एक्शंस के लिए। जो भी ये वर्ल्ड में जैसा इंडिया एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है, इसका फॉरेन पॉलिसी कैसे इंडिया को शान बढ़ा रहा है, ये सब देख के मैं मोदी को आदर करता हूँ। खाली मोदी नहीं, मनमोहन सिंह और पीवी नरसिम्हा राव को भी उसका लिबरल रिफॉर्म्स के लिए मैं उसका भी आदर करता हूँ। लेकिन एक ऐसे न्यूज़ रिपोर्ट्स को पलट के आधा सच आपको दिखा के ये डराने के चक्कर में है। मैं आपको आज डेटा के साथ दिखाने वाला हूँ। पार्ट 2 में मैं ये आपको दिखाने वाला हूँ कि इसका ये क्यों ऐसा कर रहा है, इसका तरीका क्या है, ये कैसा पैसा कमा रहा है। आपको ये सब झूठ और डर दिखा के ये सब पोल खोलने वाला हूँ। अब वीडियो में जाएंगे। देखिए, हर गवर्नमेंट या मनमोहन सिंह का हो, या पीवी नरसिम्हा राव का हो, इंदिरा गांधी का हो, वाजपेयी का हो, या मोदी का हो, हर गवर्नमेंट का डिसीजंस थोड़ा कुछ पॉजिटिव आउटकम्स रहते हैं, कुछ नेगेटिव आउटकम्स रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोदी गवर्नमेंट जो भी काम किया था पिछले 10 साल में वो पूरा टॉप नॉच था, वो पूरा पॉजिटिव था। ये 4-5 कॉमन पॉइंट्स हैं जिन्होंने ये प्रूव करने के लिए कोशिश किया कि मोदी एक डिक्टेटर बन रहा है। बात यहाँ किसी एक इंसिडेंट की नहीं है, बल्कि ढेर सारे ऐसे इंसिडेंट्स की है जो एक के बाद एक होए जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ सालों से। वो सारे इंसिडेंट्स जो सिर्फ एक चीज की ओर इशारा करते हैं कि हमारा देश वन नेशन वन पार्टी की ओर आगे बढ़ रहा है। पिछले 30 साल से मैं पॉलिटिक्स देख रहा हूं। ये जो भी पॉइंट्स इन्होंने बता रहे हैं कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है, ये बहुत बार हो चुका है। लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में डिक्टेटरशिप का कुछ चांस नहीं है। पहले हम ये मीडिया को रेगुलेट करने के बाद लेंगे। मीडिया से ऑपोजिशन की आवाज को पूरी तरीके से खत्म कर देना, ये पहली बार नहीं है कि मीडिया
को एक गवर्नमेंट रेगुलेट किया था, रेगुलेट करने की कोशिश किया था। अभी आप पिछले यूपीए गवर्नमेंट का बात ले लो, इकोनॉमिक टाइम्स का ये न्यूज आर्टिकल आप पढ़ लो, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया था। लास्ट ईयर कम्युनिकेशंस एंड आईटी मिनिस्टर कपिल सिब्बल famously sought to regulate the social media. The itch to regulate the media is not new, but ever since the UPA returned to power in 2009, attempts to do have so become alarmingly frequent. The 2011-2012 Press Freedom Index compiled by Reporters Without Borders shows that India has dropped down the index from the 80th position held in 2002 to 131 position in 2011-12 among 179 countries. क्या उस समय डिक्टेटरशिप आया? ये दूसरी पॉइंट ये उठाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का वेपनाइजेशन, ईडी सीबीआई का प्रेशर बनाकर ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस को जेल भेज देना। अभी अगले न्यूज रिपोर्ट देख लीजिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज कॉल्ड सीबीआई ए केज्ड पैरट इन द कोलगेट स्कैम। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, सीबीआई पर सख्त सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पिंजरे में एक तोते की तरह है और उसके कई मालिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई के कई मास्टर हैं। कोयला घोटाला मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई स्वतंत्र नहीं है और सीबीआई को स्वतंत्र करना जरूरी है। क्या तब डिक्टेटरशिप आ गया? क्या मनमोहन सिंह एक डिक्टेटर बन गया? और एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया कि ये दिखाने के लिए कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट्स की वर्किंग में इंटरफेयर करना, गवर्नर्स का इस्तेमाल करके स्टेट गवर्नमेंट से फंड्स को ही विदहोल्ड कर लेना, एमएलएस की हॉर्स ट्रेडिंग, इलेक्टेड सरकारों से पावर छीन लेना नए कानून बनाकर। क्या ये पहली बार हुआ? ये विकिपीडिया देख लीजिए कि कितने स्टेट गवर्नमेंट्स को कांग्रेस ने गिराया। कुल मिला के 41 स्टेट गवर्नमेंट्स। तरीका क्या है? आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल लगाना, मेजॉरिटी गवर्नमेंट्स को डिसमिस करना, डिफेक्शंस को एनकरेज करना। क्या तभी देश तानाशाही की ओर बढ़ गया? अगले बात यह कर रहा है कि प्रोटेस्ट को मोदी गवर्नमेंट दबा रहा है। जनता से प्रोटेस्ट करने का अधिकार ही छीन लेना और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उनका टीयर गैस और रबर बुलेट से स्वागत करना। हाँ, मैं भी सहमत नहीं हूं कि प्रोटेस्ट को लाठीचार्ज करे, मैं भी उसका एग्निस्ट हूं। लेकिन ये बात यह नहीं साबित कर सकता है कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। अभी ये एग्जाम्पल देख लीजिए, द फेमस और इनफेमस दिल्ली गैंग रेप केस, द निर्भया इंसिडेंट। ये इतना नॉन पॉलिटिकल इंसिडेंट है। तब क्या किया मनमोहन सिंह गवर्नमेंट? The morning started with tear gas and water cannons for these protesters. But they're still around, regrouping in different areas around government compounds, demanding justice. It's not just a girl who got raped, it's the whole nation is getting raped. We are not safe. क्या तब देश तानाशाही की ओर गिर गया? या और एक एग्जाम्पल दे रहा, कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कैसे एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट कर दिया, कैसे एक कांग्रेस पार्टी के ऊपर इनकम टैक्स नोटिस दे दिया 1700 करोड़ के लिए। हाँ, केजरीवाल को अरेस्ट किया, लेकिन उन्होंने 9 बार ईडी समन्स को स्किप किया। एक बार मैं इलेक्शन कैंपेन करने के लिए जा रहा हूं, एक बार मैं मेडिटेशन के लिए जा रहा हूं, ऐसा रीजंस देके, और अभी कांग्रेस के पास आएंगे। और 29 मार्च को आईटी डिपार्टमेंट ने 1700 करोड़ का नोटिस दिया कांग्रेस पार्टी को, और सेम दिन रिपोर्ट में आया कि कम्युनिस्ट पार्टी पर भी 11 करोड़ रुपए की पेनल्टी। अभी न्यूज आर्टिकल पढ़ लीजिए कि सच्चाई क्या है। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज इश्यूड ए डिमांड नोटिस ऑफ अबाउट 1700 करोड़ टू द कांग्रेस पार्टी। द फ्रेश डिमांड नोटिस इज फॉर असेसमेंट ईयर्स 2017-18 to 2020-21.
and includes penalty and interest. The Delhi High Court has earlier this week dismissed the party plea challenging the income tax order opening of reassessment proceedings against it for 2017-18, 18-19, 19-20 and 2021. दोस्तों, कोई भी संविधान के ऊपर नहीं है. No one is above law. Neither you, neither me, nor the Congress party. अरे for that matter, कुछ भी कंपनी हो. अभी आपको डिमांड नोटिस मिला इनकम टैक्स से, आप कुछ गलत नहीं किया, सही रिटर्न्स फाइल किया, तो नोटिस को रिप्लाई कर सकते हो. उसमें इतना मारामारी क्या है? यह हो गया डिक्टेटरशिप की तरफ. उन्होंने जो भी एग्जाम्पल्स लिया था एट हाई लेवल, मैं अभी ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूं कि कैसे ये एक न्यूज को, एक सच को गुमराह करके, उसको ट्विस्ट करके आपको एक गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है उसके वीडियोस में. पहले एग्जांपल, अमोल कीर्तिकर को ईडी समन्स मिला. देख लीजिए. को देखो, 27 मार्च को शिवसेना ने अपने पॉलिटिशियन अमोल कीर्तिकर को कैंडिडेट घोषित किया. यह हुआ सुबह के 9 बजे और सिर्फ 1 घंटे बाद 10 बजे इन्हें ईडी का नोटिस आ गया. अमोल कीर्तिकर जी जैसे उनका नाम घोषित हुआ, उनको ईडी का समन्स आया. ये दबाव तंत्र है, ये डराने की कोशिश है. अभी सच ये आर्टिकल में पढ़ लीजिए. कीर्तिकर was questioned by economics offenses wing of the Mumbai police last September. Was earlier summoned by the agency to face questioning on March 27th, but he skipped the hearing and sought an 8-week extension. देखा, ये ऐसा नहीं है कि सुबह इन्होंने नॉमिनेशन डाल दिया और शाम तक उसको ईडी समन्स मिला. 1 साल से इसके ऊपर एक एचडी का स्कैम चल रहा है, जिन्होंने ये कोविड में कुछ घोटाले किया था, ऐसा ईडी का चार्ज है. लेकिन वो सच को ऐसा ट्विस्ट कर रहा है कि सुबह उन्होंने नॉमिनेशन डाला और शाम तक उसको ईडी समन्स मिला. अगले एग्जाम्पल लेते हैं, ये प्रफुल्ल पटेल के ऊपर, जो भी एनसीपी का लीडर हैं. अभी उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को महाराष्ट्र में सपोर्ट किया था. एनसीपी के लीडर प्रफुल्ल पटेल, याद है, इन पर एक भारी आरोप लगाया गया था करप्शन केस का बीजेपी के द्वारा. 8 महीने पहले इन्होंने लेकिन अपनी पार्टी तोड़कर बीजेपी की अलायंस ज्वाइन कर ली थी. और इसका नतीजा क्या हुआ? 29 मार्च की इस खबर को देखो. जो भी केस सीबीआई ने चलाया था इनके खिलाफ, उसे अब बंद कर दिया गया. अभी सच आपको न्यूज आर्टिकल में देख लीजिए. The Central Bureau of Investigation has closed a 2017 corruption case of alleged irregularities in leasing aircrafts for Air India that involved former Aviation Minister Prafull Patel among others. लेकिन क्या चाहिए कि both the CBI and the ED questioned Patel in this case but not named him as an accused in any of the FIR or charge sheets filed by the 2 agencies. इसमें ये खाली एक विटनेस के रूप में अटेंड किया था क्वेश्चनिंग, और उस केस को आज सीबीआई ने क्लोज कर दिया. एक ऐसा ट्विस्ट देने के ट्राई कर रहा है कि प्रफुल्ल पटेल के ऊपर 2017 में एक केस है, अभी वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए वो केस को क्लोज कर दिया. देखा द ट्विस्ट? ये सुन लीजिए. लेट पवन जायसवाल पर 4 सेक्शंस के अंडर केसेस फाइल किए गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने ये रिपोर्ट किया इस स्कूल में मिड डे मील के तौर पर बच्चों को नमक के साथ रोटियां खिलाई. सुना? अभी ये न्यूज के ऊपर ये आर्टिकल पढ़ लीजिए. द उत्तर प्रदेश पुलिस हैज गिवन ए क्लीन चिट टू ए जर्नलिस्ट पवन जायसवाल who was booked for allegedly maligning the image of the state government after he shot a video showing just salt and rotis being served to students of a primary school here. So उसको एक्चुअली क्लीन चिट मिला था. ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक केस किया, लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन्होंने कुछ गलत नहीं की, उसको क्लीन चिट दे दिया. देखा सच को कैसा ट्विस्ट कर रहा है कि आधा सच आपको बोल के आपका ब्रेन वॉश करने का ट्राई कर रहा है. अभी रिसेंटली उन्होंने और एक वीडियो किया था अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, दैट इंडिया नीड जॉब्स. हाँ, सच्ची है कि इंडिया नीड जॉब्स, इंडिया नीड्स डेवलपमेंट. लेकिन ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट खाली ये 10 साल में बढ़ गया.
ये फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट देख लीजिए। इसमें क्लियरली मेंशन हुआ कि 2008 से अभी तक कि अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज दे दिया है। 2008 से 2019 तक अनएम्प्लॉयमेंट काफी स्टेबल है। स्टेबल मतलब 5.8%। अभी 2020 में जब कोविड हुआ था तब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया अप्रोक्सीमेटली 2.5%। अभी जहां 2024 में कुछ 6.57 तक कम हो गया। ये वर्ल्ड में हर कंट्री में हो रहा है आफ्टर कोविड की वजह से जो भी जॉब लॉस हुआ, जो भी बिजनेस लॉस हुआ। मैं इसका यूट्यूब चैनल पिछले 1 साल का वीडियोस देखा कि कौन से टॉपिक्स लिए थे, कैसा ये गवर्नमेंट को एक्सपोज कर रहा है। मैं जब देखा तो एक सच सामने आया। ये पिछले 1 साल में ये खाली 2 या 3 गवर्नमेंट के खिलाफ वीडियोस किया था, लेकिन ये 2 महीने में इसका असली रंग बाहर आया कि कंटिन्यूसली एक के ऊपर एक पीएम मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ ये वीडियोस करना शुरू किया था। क्या यह देशभक्ति सडनली 2 महीने में जाग गए? क्या ये 2 महीने से सच्चा देशभक्त बन गया? पार्ट 2 में, ये वीडियो के पार्ट 2 में मैं इसका तरीका, ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे आपको गुमराह करके, आपको डर बेच के, झूठ बेच के ये पैसा कमा रहा है, मैं आपको फैक्ट्स और डेटा के साथ दिखाऊंगा। दोस्तों, ऐसा माहौल क्रिएट करके, सच को घुमा के, सच को दबा के, उसको कन्वीनियंस के हिसाब से उसको ट्विस्ट करके एक गवर्नमेंट और एक इंडिविजुअल, एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ऐसा इल्जाम लगाना और कॉमन पब्लिक को, आम आदमी को, ये देश को, यूथ को ब्रेन वॉश करने का ट्राई करना, यह सही नहीं है। आप जागरूक रहिए। जय हिंद।